हाय एवरीवन, सो वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 6। इसका पार्ट 2 देख लेते हैं, जिसमें हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। द लॉ मेकिंग बॉडी, ये आप इमेज देख सकते हैं। विधानसभा, ये भी लेजिस्लेचर ही है। बिल्डिंग ये विधानसभा की है, कहाँ की? झारखंड की लेजिस्लेचर की है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे का पार्ट देखते हैं। पहला वाला पार्ट कैसा लगा आप लोगों को? बहुत कम बच्चे आप लोग कॉमेंट करते हैं, पता ही नहीं चलता आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कुछ बच्चे कमेंट्स ही नहीं करते। प्लीज बताइए तो सही कि कैसा लग रहा है, ताकि मैं आगे कंटिन्यू रखूं। कुछ चेंजेस करने हैं तो वो करूं। लाइक करिए वीडियो को, है ना। सब्सक्राइब करने को तो मैं कहती नहीं, लेकिन हाँ, मुझे पता तो चलना चाहिए कि इसी तरीके से वीडियोस बनानी है। चलिए लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ बनाते हैं। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज थोड़ा लो रहेगा, सो प्लीज बियर विद दैट। लॉ मेकिंग बॉडी, जो नियम कानून बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर एक गवर्नमेंट की ब्रांच होती है दैट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं। डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट द पीपल एंड क्रिएट्स रूल दैट अप्लाई टू एवरीवन। डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना, रूल बनाना, क्रिएट करना रूल को, और उस रूल को अप्लाई करवाना सबके ऊपर। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी सोसाइटी है तो उसमें, मतलब इतनी बड़ी कंट्री है तो इस ग्रुप में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर ये लॉ लगेगा और इस ग्रुप में नहीं लगेगा। नहीं, सबके ऊपर अप्लाई कराना। इट इंश्योर्स दैट ए गवर्नेंस हैपेंस थ्रू वेल डिफाइंड लॉज रेदर देन पर्सनल विशेस और आर्बिट्री डिसीजंस। इसका मतलब क्या है? लेजिस्लेचर, इट यहाँ पर किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर ये डिसाइड करती है या ये इंश्योर करती है कि जो भी लॉ बन रहे हैं, गवर्नेंस यानी जो भी शासन व्यवस्था हो रही है, वो वेल डिफाइंड लॉज के थ्रू हो, मतलब नियम कानून के तहत हो। ऐसा नहीं कि किसी की पर्सनल विश कुछ है, किसी नेता के मन में आया मेरे को ऐसा करना है तो वो वैसा कर लेगा, या आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेगा। नहीं, एक लॉ होता है, एक नियम होता है, कानून होता है, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट फंक्शन करती है या गवर्नेंस होता है। द स्टेट्स डू हैव देयर ओन लेजिस्लेचर। तो सेंट्रल लेवल की बात करें, मतलब पूरे इंडिया की बात करें, तो लोकसभा एंड राज्यसभा पढ़ा था हमने, राइट। अब अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो वहां पे क्या होता है? लेजिस्लेचर वहां भी होते हैं, हर स्टेट के, हर राज्य के। ये लेजिस्लेचर्स क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जहां के वो हैं, ठीक है। अब लेजिस्लेचर में एक सेकेंड यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये दोनों इंटरलिंकेजेस हैं। एग्जीक्यूटिव, ये जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर के, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। और ये एग्जीक्यूटिव ही क्या होते हैं? पॉलिसी मेकिंग बॉडी होते हैं। मतलब ये लॉ बन गया, कानून बन गया, इसको पूरा कराने के लिए जो जो पॉलिसीज बनानी है, तो वो काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ। मतलब इम्प्लीमेंट करना, पूरा करना लॉ को, जो भी कानून बनाया सरकार ने, या सरकार तो नहीं कहेंगे, लेजिस्लेचर ने, और एग्जीक्यूट करवाना उसको, ठीक है। लॉज फॉर्मुलेटिंग बाय लेजिस्लेचर एंड टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, और जो भी पॉलिसीज वगैरह है उसके ऊपर डिसीजन लेना। ओके, नाउ अब ये जो एग्जीक्यूटिव है, इसी में फर्स्ट टॉपिक है एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो काम कर रहे हैं, लॉ बना दिया लेजिस्लेचर ने, उसको पूरा कराने का काम एग्जीक्यूटिव का है। एग्जीक्यूटिव दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल और दूसरे होते हैं परमानेंट, ठीक है। अब ये क्या है, चलिए रीड करते हैं इनके बारे में। So in every country, government needs someone to enforce law. देखो, सरकार ने रूल बना है ना, लॉ बन गया। अब इस लॉ को पूरे देश में पूरा कराने के लिए कुछ व्यक्ति चाहिए। एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता ये काम, तो नीड्स समवन, कोई ग्रुप, कोई पॉलिसी, कोई व्यक्ति चाहिए इन लॉज को पूरा कराने के लिए, डिजाइन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज को। डे टू डे जो टास्क है, एक्टिविटीज है, उनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस प्रोसेस में, मतलब गवर्नमेंट के प्रोसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में उनको लोग चाहिए, उनको कोई व्यक्ति चाहिए, उनको कोई संस्था चाहिए, जिसके थ्रू ये सारे लॉज को पूरा करवा सके पूरे देश में। नाउ एग्जीक्यूटिव डज दिस इंपॉर्टेंट जॉब। तो यही पर रोल आता है एग्जीक्यूटिव का। ये काम कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव। Okay, I hope it is clear to all of you. Now, the executive is not just one person. ये कोई एक व्यक्ति नहीं है कि सरकार ने किसी एक व्यक्ति को रखा और बोला भाई ये नियम बन गया है, लॉ बन गया है, जाके तुम इसको पूरा करा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई एक ग्रुप है, एक ग्रुप भी नहीं है,
इतना बड़ा देश है, एक ग्रुप या एक व्यक्ति से इतना बड़ा काम होगा क्या? नहीं होगा। रेदर इट हैज टू पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर, यहाँ पर दो पार्ट्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव. While the Constitution of India does not explicitly define the political executive and permanent executive, this distinction is an inherent part of India's parliamentary system derived from the constitutional principles and governance conventions. इसका मतलब क्या है? देखो, जो एक ना तो कोई ग्रुप होता है ना व्यक्ति होता है जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, बल्कि दो, ये देखो दो तरीके से होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं. अब ये जो एग्जीक्यूटिव है इनके बारे में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मतलब एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होंगे, है ना. ऐसा कानून जो हमारी संविधान है उसमें कहीं नहीं लिखा है. ये चीजें कहाँ से आई है? तो जो इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं या गवर्नेंस के जो कन्वेंशंस है, कन्वेंशंस मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन चलता चला आ रहा है, गवर्नेंस हो रहा है कंट्री में, उस पूरे प्रोसेस में जब देश आजाद हुआ तब से अब तक 2026 में है, तो इस बीच में जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड हुए, जैसे जैसे चीजें हुई उसमें कोई नए चेंजेस आए, तो उन सबको एडॉप्ट करते हुए उन सबके हिसाब से ये चीजें हो रही हैं कि हमने पॉलिटिकल या परमानेंट एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव्स को बांटा है. मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है. ये जो डिस्टिंक्शन है ये इनहेरेंट पार्ट है. इनहेरेंट मतलब होता है कि जैसा सदियों से, मतलब जैसा पहले से चलता आ रहा है वही अब चल रहा है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है. और ये जो डिराइव हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से हुए, मतलब संविधान में कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे मेंशन है, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो इनके बारे में बताते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिटली अलग से कहीं पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है. और गवर्नेंस कन्वेंशन से, तो मैंने बता दिया कन्वेंशंस क्या होते हैं, ऐसे कोई भी नियम कानून जो बीच में प्रोसेस में आए हैं तो उनके हिसाब से, ठीक है. अब ये दोनों क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. सो दीज कंसिस्ट ऑफ लीडर्स हु आर इलेक्टेड बाय पीपल. जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं उन लीडर्स को यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट माना जाता है. इनमें कौन कौन आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, their ministers as well as president and governors, so the last two mostly have formal or symbolic roles. देखो, तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, ये तीन तो मेन हो गए. प्रेसिडेंट और गवर्नर ये भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मल तरीके से, सिंबॉलिक. मैंने पिछली क्लासेस में समझाया था कि इनका रोल सिंबॉलिक होता है, नॉमिनल काम होता है इनका, नाम के लिए ये हेड होते हैं, है ना. तो साइन वगैरह तो इनके चाहिए, कोई रूल वगैरह, कोई एक्ट वगैरह पास हो रहा है, कुछ भी, तो इन ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं. जो इलेक्टेड लीडर्स है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेकिंग बिग डिसीजंस, न्यू लॉज इंट्रोड्यूस करने के लिए और कंट्री के लिए नए गोल्स बनाने के लिए, एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन अदर कंट्रीज, और दूसरी कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे कहीं और किसी देश में ऐसा तो नहीं है सारे नेता उठ के चले जाते हैं. इंडिया के लिए अगर कोई जा रहा है किसी और कंट्री में तो कोई इनमें से होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं या प्रेसिडेंट जा सकते हैं, है ना. तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं दूसरी कंट्रीज में. सिंस दे आर चोजन इन इलेक्शन दे स्टे इन पावर फॉर फिक्स्ड टाइम. अब क्योंकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इनको किसने चुना है? लोगों ने चुना है. कैसे चुना है? इलेक्शंस के थ्रू चुना है. तो क्या ये परमानेंट होंगे? क्या नहीं होंगे. इलेक्शंस होंगे तो हो सकता है ये जीत जाए तो आगे भी आ जाएंगे, और हार जाए तो नहीं आएंगे. तो इनका एक फिक्स टाइम होता है. यूजुअली कितने साल होता है ये? 5 ईयर. हर 5 साल में 5 इयर्स में इलेक्शंस होते हैं. यूजुअली दे आर री इलेक्टेड और डिसमिस, या तो उन्हें दोबारा से चुन लिया जाएगा या डिसमिस कर दिया जाएगा बाय प्रेसिडेंट. इसके बारे में हम ग्रेड 8 में और ज्यादा पढ़ेंगे. देयर पावर डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ द पीपल. ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इनकी पावर मेनली किस पे डिपेंड करती है? कि लोगों से उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है. लोग अगर इलेक्शन में उनको वोट नहीं देंगे, लोगों का सपोर्ट अगर नहीं रहेगा, लोगों का ट्रस्ट अगर नहीं रहेगा, तो ये फिर हार जाएंगे, है ना. तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए जो कि परमानेंट नहीं होते हैं. दूसरी तरफ आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, मतलब इनका कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं है. इनके बारे में जान लेते हैं. परमानेंट एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो हम एग्जाम्स देते हैं यूपीएससी के, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं. ये जो स्टेट लेवल के जो पीएससी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्लियर करते हैं वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु आर नॉट इलेक्टेड. इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ है बल्कि ये सेलेक्ट हुए
हैं थ्रू एग्जामिनेशंस लाइक दोज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कोई एग्जाम होता है उसके द्वारा इलेक्ट हुए हैं। और अगर यूपीएससी के थ्रू इलेक्ट होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है इनको हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप याद रखिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे आगे चल के सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो वो क्या कहलाते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स। नाउ अनलाइक पॉलिटिशियन, अभी जो हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पढ़े तो अनलाइक पॉलिटिशियन दीज ऑफिसर्स आर नॉट रिमूव्ड और रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी इलेक्शन, हर इलेक्शन के बाद उनको रिप्लेस नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता। दे वर्क इन द बैकग्राउंड, वो पीछे ऑफिसेज में काम करते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है स्मूथली रन कर सके। नो मैटर विच पार्टी इज इन पावर, कौन सी पार्टी है कौन सी गवर्नमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर जॉब इज टू ऑफर एक्सपर्ट एडवाइस, इनका काम क्या होता है ब्यूरोक्रेट्स का, कि गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है उनमें एक्सपर्ट की एक एडवाइस उनको दी जाए, पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बना रही है उनको पूरा किया जाए, या फिर जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको मैनेज किया जाए। आई होप इट इज क्लियर कि परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंसेस है। अब ये जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स या जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, डिटेल में दिया गया है। वैसे तो अभी हमने यहाँ समरी में देख ही लिया, इनका जॉब होता है कि एक्सपर्ट की एडवाइस देना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, पूरा करना, या पब्लिक सर्विसेज को मैनेज करना। यहाँ कुछ की फंक्शंस डिटेल में दिए हुए हैं तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है लॉ को इंप्लीमेंट करना, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, या कोई गवर्नमेंट स्कीम लाती है उसको इंप्लीमेंट करना। सो ब्यूरोक्रेट्स ये इंश्योर करते हैं कि लॉज एंड द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स पास्ड बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर अप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री, कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जो भी हमने ऊपर पढ़ा, वो जो भी लॉ बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम स्कीम्स वगैरह बनाती है उसको अप्रोप्रिएट तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना, मतलब पूरा करना पूरी कंट्री में। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया और पूरे इंडिया में एक राज्य में तो पूरा हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। हर राज्य में हर जगह पर अच्छे से पूरा हो, ये काम किसका होता है, ब्यूरोक्रेसी का होता है, ब्यूरोक्रेट्स का होता है। ओके, नाउ सेकंड क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम बनाया है ना, कोई स्कीम बनाई गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट तो हम लोगों के पास नहीं आएगी ना, लोगों से बात करने नहीं आएगी ना, उसको पूरा कराने का काम किसका है, ब्यूरोक्रेसी का है, ब्यूरोक्रेट्स का है। तो एक तरीके से नागरिक के बीच में, मतलब लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा है, लिंक का काम कौन कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी कर रही है। तो ये एक लिंक की तरह एक्ट करती है बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड फील्ड ऑफिसेज। ब्यूरोक्रेट्स इंटरैक्ट विद द पीपल, लोग आते हैं, जैसे हर घर नल की व्यवस्था है या कोई भी स्कीम ले लो है, तो अब सरकार ने तो रूल बना दिया, वो आके नहीं देखेंगे कि अरे इंप्लीमेंट हो रहा है लॉ के नहीं हो रहा है। विजिट के लिए कौन आता है, स्कूल में जैसे मिड डे मील स्कीम वगैरह होती है तो आप देखते होंगे न्यूज वगैरह में, कलेक्टर वगैरह स्कूल में विजिट करने चले गए कि कैसी क्वालिटी का खाना दे रहे हैं, कैसी पढ़ाई हो रही है ना। तो जो ये फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, सर्विसेज डिलीवर करते हैं, जैसे कि सच एज पब्लिक स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, एड्रेस ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस मतलब होता है कोई भी परेशानी है तो उसको भी देखने का काम कौन करता है, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। ओके, नाउ थर्ड इनका जो मेन रोल है वो है रिकॉर्ड कीपिंग एंड गवर्नेंस, मतलब जो चीजें वो कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना, गवर्नमेंट के वर्क का रिकॉर्ड रखना, जो डिसीजंस ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना, जो प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं किसी चीज को इंप्लीमेंट करने में उसका रिकॉर्ड रखना, तो ये भी इनका एक काम होता है। तो ये हमने जाना किसके बारे में, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में। और यहाँ पर दिया हुआ है, पहले ये रीड कर लेते हैं तब ये जो चार्ट दिया हुआ है ये देख लेंगे। फिर ब्यूरोक्रेसी के बारे में दिया हुआ है, ब्यूरोक्रेसी इज अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर देन एज कैन बी सीन इन दिस चार्ट। एक ब्यूरोक्रेसी जो होती है एक हायरार्की होती है। हायरार्की क्या होता है, मतलब टॉप पोजीशन पे कोई होगा, फिर उसके नीचे पोजीशन पे कोई होगा, फिर इसके अंडर भी कुछ लोग वर्क करते होंगे, तो एक हायरार्की है, बॉटम से लेके टॉप लेवल तक जा रही है। तो एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है जो कि चार्ट में दिया गया है ऊपर। सच स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक टू, चाहे कितने छोटे लेवल पे चले जाओ, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाओ, ब्लॉक लेवल पे चले जाओ, देश का कितना भी छोटा यूनिट है हर जगह पर ब्यूरोक्रेसी की ये हायरार्की आपको देखने को मिलती है। इन इंडिया मोस्ट वेल नोन ब्यूरोक्रेसी आर, जो सबसे ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया में, ज्यादा लोग जानते हैं, वो है आईएफएस,
इंडियन फॉरेन सर्विस, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, IFS 2 बार है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार है इंडियन फॉरेन सर्विस, एक बार है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये पहले नहीं थी, अभी कुछ समय पहले इंक्लूड हुई है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन दीज सिस्टम। बहुत सारे ऑफिसर्स इन सिस्टम्स में वर्क करते हैं। 6.11 जो फिगर है उसमें यहाँ पे दिखाया गया है, अभी देखेंगे, है ना। आर इंटरेक्शंस आर यूजुअली विद द ब्यूरोक्रेट सर्विंग एट द ग्रास रूट। ग्रास रूट मतलब जो सबसे निचले तबके पे ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, उनसे हमारे इंटरेक्शंस होते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, ये भी क्या है, गवर्नमेंट के अंडर ही तो वर्क कर रहे हैं। सरकारी जो टीचर्स होते हैं ये सारे क्या है, तो हम इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं, हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, वाटर सैनिटेशन वर्कर्स जो होते हैं, जैसे कचरा उठाने की गाड़ी आती है तो वो लोग भी क्या है, गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क कर रहे हैं। या सरकारी जो बसें चलती है तो बस के कंडक्टर्स हैं। ब्यूरोक्रेसी मैनेजेस लार्ज स्केल प्रोग्राम्स लाइक द सेंसस, नेशनल इलेक्शंस, डिजास्टर रिलीफ एंड द रोल आउट ऑफ द वेलफेयर स्कीम सच एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, MG नरेगास और कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। तो ब्यूरोक्रेसी जो है मैनेज करती है इस तरीके के काम को। लार्ज स्केल जो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे सेंसस, जनगणना वगैरह होती है तो आपके घर घर देखते हो पेपर्स लेके, डायरी लेकर लोग आते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। इलेक्शन का प्रोसेस होता है, इतने सारे सरकारी लोग जो है काम कर रहे होते हैं। कहीं पर कोई आपदा आ जाए, जैसे कि बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो फिर सरकारी जो भी सुरक्षा कर्मी होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। कोई वेलफेयर स्कीम है जैसे MG नरेगा है तो उसमें जो लोग काम करते हैं उसका कैसे इनकम होगी, कैसे कहाँ पे कितना काम देना है। कोविड-19 जो सिचुएशन थी उसमें वैक्सीनेशन ड्राइव वगैरह हो रहे थे, आप इंजेक्शन लेने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते थे। तो ये सारी व्यवस्था कौन करते हैं, सरकार ही करती है। सरकार किसके थ्रू करती है, ऐसा थोड़ी है कि कोई नेता आके बैठा हुआ है, नहीं, जिसके थ्रू काम करा रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स है। ठीक, नाउ आगे देखते हैं। पहले ये टेबल पढ़ लेते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वाला हमारा टॉपिक जो है खत्म हो गया है। तो चलिए पहले ये टेबल देख लेते हैं किस तरीके से हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब लेवल्स है, टॉप लेवल है, फिर लोअर लेवल है, राइट। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की यहाँ पर आपको दी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, जैसे मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, तो इसमें एक सेक्रेटरी होंगे टू गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी होंगे। अब इसके अंडर भी PD, KSAP, फिर AD एड्स, इस तरीके से जूनियर, फिर उसके भी नीचे है ना, जैसे कमिश्नर हो गए, मिशन डायरेक्टर हो गए नेशनल हेल्थ मिशन के, तो इसमें भी नीचे इनकी पोस्ट होगी डिफरेंट। फिर इनके अंडर भी जैसे CFO NHM है तो इनके अंडर भी ये पोस्ट हैं, है ना। तो इस तरीके से ये डिवीजन होता है। ठीक है, आपको ये सारा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है कि ये एक हायरार्की होती है, कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। इतना वाइड आप देख सकते हो डिटेलिंग, कितने लोग काम कर रहे हैं किसी एक मिनिस्ट्री को चलाने के लिए, जिसे हम कहते हैं हेल्थ या फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, राइट। तो उनके अंडर इतने सारे लोग काम करते हैं। ये सारे क्या है, ब्यूरोक्रेट्स है। नाउ जो मिनिस्टर होगा वो कौन होगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ यहाँ पे एक पर्सन के बारे में दिया है, जोनीरा बेलियप्पा मुथम्मा। हो सकता है मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 1924 से 2009 तक इनका लाइफ टर्म है जो दिया हुआ है। इनका जन्म कर्नाटका में हुआ था। ये पहली विमेन बनी थी क्लियर करने वाली एग्जामिनेशन पब्लिक सर्विसेज का इन 1948 में, और पहली महिला बनी है टू ज्वाइन द IFS इन 1949। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन्होंने ज्वाइन की थी। ऑल्दो स्ट्रॉन्ग जेंडर बायस प्रिवेल्ड, उस वक्त जेंडर बायसेस बहुत ज्यादा थे, है ना, तभी भी उन्होंने एक महिला होकर ये एग्जाम क्रैक किया। विमेन फॉर इंस्टेंस वर मेड टू साइन एन अंडरटेकिंग दैट दे वुड रिजाइन इफ दे गॉट मैरिड। उसमें लिखवाया जाता था कि अगर शादी हो रही है तो आपको रिजाइन करना होगा, है ना। As C.B. Muthama wrote later. Now, nevertheless, she managed to conduct a distinguished diplomatic career, eventually serving as India's first women ambassador in several countries. फिर भी मुथम्मा जी ने अपनी मेहनत से बहुत अच्छा राजनीतिक यानी डिप्लोमेटिक मतलब राजनीतिक करियर बनाया और आगे चलकर कई देशों में भारत की पहली जो है वो महिला राजदूत बनी। एम्बेसडर मतलब राजदूत, ठीक है। IFS सर्विस में क्या होता है, आप ऐसे ऑफिसर बनते हैं जो दूसरी कंट्री में, वहां राजदूत आवास होता है, वहां पर आप रहते हैं।
एम्बेसडर में एम्बेसडर ऑफिस होता है और वहां पर रहकर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ आगे लिखा है, व्हेन शी वाज अनजस्टली डिनाइड प्रमोशन, मुथम्मा अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट। अ बेंच लेड बाय जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर स्ट्रक डाउन जेंडर बायस्ड प्रोविजन एज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड स्ट्रॉन्ग कमेंट्स ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिकॉर्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। जब उन्हें गलत तरीके से प्रमोशन नहीं दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट गई, है ना। डिनाइड मतलब होता है मना करना, अनजस्टली मतलब गलत तरीके से उनके प्रमोशन को रोक दिया गया, तो मुथम्मा जी जो है सुप्रीम कोर्ट गई और जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर जो थे वहां पर के द्वारा ये बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो लेड किया जा रहा था। नाउ आगे लिखा हुआ है, इस बेंच ने महिलाओं के खिलाफ जो नियम बने हुए हैं संविधान के खिलाफ बताया इसको और उन्हें खत्म कर दिया। ठीक है, उन जो भी था कि जेंडर बायस ये प्रोविजंस थे कि लेटर लिखना होगा, रिजाइन करना होगा, इस सबको ये वायलेट कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थे, उसमें जो लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट थे, है ना। और उसके बाद जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर की बेंच ने और उसके बाद कोर्ट ने विदेश मंत्रालय में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव पर भी सख्त बात कही कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें विमेन के खिलाफ कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके ऊपर बात कही। नाउ मुथम्मा स्ट्रगल डज रिमेन अ डिफाइनिंग माइलस्टोन इन द परस्यूट ऑफ द जेंडर इक्वालिटी इन आईपीएस यानी इंडियन पब्लिक सर्विसेज। इस तरह मुथम्मा की जो लड़ाई है भारत में जेंडर इक्वालिटी की, सभी जो लिंग है चाहे वो मेल हो फीमेल हो सब इक्वल है, इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। माइलस्टोन होता है एक मिसाल बनना। ठीक है, नाउ अब आगे देखते हैं। So, Muthama wrote on a number of public issue from the decolonization of Indian mind to Indian democracy. मुथम्मा ने कई सारे जो सार्वजनिक इश्यूज है, टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर लिखी, बहुत सारी बातें लिखी, जैसे भारतीय सोच को बदलना, भारतीय लोकतंत्र के बारे में। इन वन ऑफ हर ऐसे शी पॉइंटेड टू द अनबाउंडेड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ। अपने एक लेख में उन्होंने कहा कि भारतीय धर्मों में सोचने और विश्वास करने की आजादी बहुत होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रिलीजन एज बीइंग द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल इन दिस कंट्री। मतलब यही भारत में लोकतंत्र को संभव बनाने वाला एक कारण है कि यहाँ पर अनबाउंड फ्रीडम है। अनबाउंड मतलब कोई रोक टोक नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, किसी भी चीज में विश्वास कर सकते हैं, है ना, आप कुछ भी विश्वास कर सकते हैं। ये आपको संविधान जो है ये प्रोविजन देता है, जिसके कारण भारत में डेमोक्रेसी आसानी से चल पा रही है। नाउ वी विल डेल्व इनटू द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन द चैप्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव। ग्रेड 8 में ये वाला चैप्टर है, इसमें आप पढ़ेंगे कि लॉ कैसे बनता है और पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम ग्रेड 8 में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस हमने इतना जाना कि लेजिस्लेचर लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव लॉ को पूरा करती है। एग्जीक्यूटिव में दो होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इन्हें हम ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं और इन्हें हम सिविल सर्वेंट्स भी कहते हैं। ओके, नाउ अब आगे हम देख लेते हैं गवर्नमेंट एंड यू। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेज द ट्रिपल रोल ऑफ प्रोटेक्टर। ये ट्रिपल रोल प्ले करते हैं। प्रोटेक्टर जिसमें लॉ बनाने का और डिफेंस का काम आता है, प्रोवाइडर जिसमें पब्लिक वेलफेयर यानी लोगों की भलाई का काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, एंड रेगुलेटर। ये 3 काम दिए गए हैं गवर्नमेंट के। पहला प्रोटेक्टर है ना, कि देश की रक्षा करना, डिफेंस, आर्मी, नेवी ये सब गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करती है। दूसरा प्रोवाइडर मतलब व्यवस्था करना कि लोग अच्छे से जी पाए, जैसे स्कीम्स वगैरह बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और तीसरा रेगुलेटर, इसमें क्या काम है उनका, रेगुलेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोशल जस्टिस। समाज में है जो समाज में सही न्याय व्यवस्था रहे, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से चले, ये सब काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। एज एग्जाम्पल गवर्नमेंट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीपल थ्रू पुलिस फोर्सेज। मतलब गवर्नमेंट का काम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना, मतलब समाज में नियम कानून व्यवस्था अच्छे से चलती रहे। किसके थ्रू ये काम करती है गवर्नमेंट, पुलिस फोर्सेस के द्वारा। फिर एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री फॉर चिल्ड्रन बाय बिल्डिंग स्कूल्स एंड हायरिंग टीचर्स, कंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो अभी जो हमने ये पढ़ा कि पब्लिक वेलफेयर, तो इसमें क्या काम आ जाएगा, जैसे एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं सरकारी, है ना, टीचर्स को हायर करना। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनवाना, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एंड टेक इनिशिएटिव्स टू इंश्योर फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी को इंश्योर करना। फूड सेफ्टी क्या होता है, क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि हर व्यक्ति के पास खाने की सुविधा हो, मतलब खाना उपलब्ध हो, जिस रेट पर
वो लेना चाह रहा है, मतलब कि सबके बजट में आए, है ना, तो इतना फूड इंश्योर होना चाहिए। सो ये सारी व्यवस्था गवर्नमेंट का काम होता है। तो ये जो भी अबव रूल हमने डिस्कस किए गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूट होते हैं थ्रू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं। देन थाउजेंड्स ऑफ लॉज, बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। मैनी लेयर्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारे लोग मिलकर ये सारे काम करते हैं, जिनको इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। लोगों को ये जो लीडर्स हैं रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी मिलकर ये काम करती है। जुडिशरी मतलब जज वाला जो सिस्टम है, कोर्ट का जो सिस्टम है, वो भी इसमें पार्ट में इसी स्ट्रक्चर में आता है। नेक्स्ट सेक्शन में जुडिशरी के बारे में आगे डिटेल में दिया हुआ है इसी चैप्टर में। ऑल ऑफ विच हेल्प अस ग्रेटली इन आवर डेली लाइफ, ये सब मिलकर एक देश का गवर्नेंस चलाते हैं। हमारे डेली लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हाउएवर यू माइट वंडर व्हाई देन आवर कंट्री एंड हर पीपल आल्सो स्टिल फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। तभी भी आप सोचोगे इतने लोग काम कर रहे हैं, सरकार इतनी चीजें कर रही है, फिर भी हम लोग क्यों इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। व्हाई डू वी स्टिल हेयर ऑफ केसेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेस, अभी भी हम सुनते हैं कि सरकारी ऑफिसेस है वहां पर करप्शन है, घूस ली जाती है। वी विल स्टिल एनकाउंटर मेनी इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस, पीपल इन डिफिकल्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज ऑफ पुअर क्वालिटी, इनएडिक्वेट एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड सो ऑन। इस तरीके की कुछ न्यूज आप सुनते होंगे, मैनी इश्यूज ऐसे आपके सामने आते होंगे कि डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है लोगों की। जो लोग हैं एक जैसे नहीं है, कुछ बहुत अमीर है, कुछ बहुत गरीब है, कुछ मिडिल मैन है। तो ये जो डिफिकल्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, गुड एजुकेशन, सबके पास अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जैसा एक अच्छे स्कूल में हम पढ़ सकते हैं वैसी पढ़ाई सरकारी स्कूल में नहीं है। जैसे हेल्थ केयर, बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए बहुत सारा खर्चा चाहिए, तो हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, जैसे आप सुनते होंगे न्यूज में, ब्रिजेस हैं वो टूट रहे हैं, पुल टूट गया है ना, तो ये रोड खराब हो जाती है बारिश के बाद, तो ये पुअर क्वालिटी की, खराब क्वालिटी के बन रहे हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम बनती है वो सबको बराबर फायदा नहीं देती, इनएडिक्वेट एक्सेस मतलब सब तक सही से नहीं पहुंचती, एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सी हम न्यूज सुनते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये ब्राइबरी, करप्शन, ये सब क्यों है। सो हाउ डू यू मेक और हेल्प गवर्नमेंट टू डू व्हाट इट इज मेंट टू डू। आप कैसे, आपकी तरफ से क्या हेल्प हो सकती है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, जो उसका काम है वो ढंग से कर सके। हाउ डू यू इंश्योर दैट योर ग्रीवियंसेस विद गवर्नमेंट आर एड्रेस, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके जो भी ग्रीवियंसेस है, प्रॉब्लम्स है, दुख है, वो गवर्नमेंट उन्हें पूरा करे, एड्रेस करे। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इस पे आपको सोचने की जरूरत है कि आप एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं। तो यहां दिया हुआ है ऑनलाइन मेथड टू रजिस्टर योर कंप्लेंट और ग्रीवियंसेस। ऑनलाइन भी गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है जिससे लोग अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, वे टू कनेक्ट सिटीजन विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू आप इस साइट पर जाके आपकी जो भी कंप्लेंट्स वगैरह हैं वो आप लिख सकते हैं, वहां पर मेंशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डू। तो आप क्या कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आया कि आप कैसे गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। तो पहला इसमें आता है ग्रीवियंस रिड्रेसल। कोई आपकी प्रॉब्लम है, कठिनाई है, ग्रीवियंसेस है, मुसीबत है, तो उसको कैसे रिड्रेस करें, मतलब ठीक करें। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, उनमें ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसेज होते हैं जहां पर आप अपनी ग्रीवियंसेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को फाइल कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑल्सो हैज विजिलेंस कमीशंस टू इन्वेस्टिगेट मैटर ऑफ करप्शन। बहुत सारे कमीशंस होते हैं गवर्नमेंट के जो करप्शन के जो मैटर हैं उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। आप अप्रोच कर सकते हैं देम इफ यू फाइंड केसेस ऑफ करप्शन। अगर करप्शन के केसेस आप देखते हैं कहीं पर, तो आप इन कमीशंस को अप्रोच कर सकते हैं, जहां पे बहुत सारे आजकल मैकेनिज्म है, पब्लिक ग्रीवियंसेस पोर्टल है, इस तरीके के पोर्टल की लिंक है ये, तो वहां जाकर आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं ग्रीवियंसेस से रिलेटेड। द कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल रिस्पॉन्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जैसे ही आप कंप्लेन वहां पर जाकर करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट आपको रिस्पॉन्ड करती है। सेवरल स्टेट्स ऑल्सो हैव सच पोर्टल्स। बहुत सारे स्टेट्स में भी ये पोर्टल्स होते हैं। ओके, नाउ सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, आस्क द गवर्नमेंट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। हम देख रहे हैं कि करप्शन हो रहा है, ब्राइब, घूस वूस ले रहे हैं, तो इस पे रोक लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट से मांग सकते हैं इंफॉर्मेशन कि बताओ आपने जो पॉलिसी बनाई है, आप जो एक्शन कर रहे हैं, आपने उसमें कितना पैसा
लगाया, क्या काम किया, हम सब डिटेल मांग सकते हैं। एज अ सिटीजन आप भी मांग सकते हैं। सो इंडिया हैज अ पावरफुल एक्ट कॉल्ड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट। इस एक्ट के थ्रू वी कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जो भी लोगों की भलाई के लिए सरकार काम कर रही है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम मांग सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू कुड आस्क अबाउट हाउ मच मनी वॉज स्पेंट ऑन बिल्डिंग रोड्स इन योर नेबरहुड। आप पूछ सकते हैं कि सरकार से पूछ सकते हैं कि हमारे आसपास जो आपके घर के आसपास रोड बनी है उसको बनाने में कितना स्पेंड यानी खर्चा हुआ है। या लिस्ट मांग सकते हैं बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम की, कोई स्कीम सरकार ने बनाई है तो उसमें कितने बेनिफिशियरीज है, कितने लोगों को फायदा मिल रहा है, मेरिट क्या है स्कॉलरशिप देने का, स्टेटस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स का, जैसे कि प्रोजेक्ट्स का, जैसे कि मेट्रो लाइन बन रही थी कब तक बनेगी, इसमें कितना खर्च आ रहा है। ये सब इंफॉर्मेशन आप RTI के थ्रू सरकार से मांग सकते हैं। ऑफिशियल्स आर बाउंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, सभी ऑफिशियल्स को जो ऑफिसर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा इस एक्ट के अंदर, RTI एक्ट के अंदर। एंड इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन मिलने से क्या होगा, लोगों में क्या रहेगी, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, जो भी काम हो रहा है सबको पता रहेगा। और अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल होना, सरकार उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है ओपन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्शंस, एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स एक्सेट्रा। कहाँ खर्च हो रहा है, कौन सी पॉलिसी, सबकी जानकारी सिटीजन के पास खुले तौर पर मौजूद हो, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जो काम गवर्नमेंट ने किया उसका कोई रिकॉर्ड तो हो, कोई पूछे तो सही कि अगर उसमें कुछ खराबी हो रही है तो गवर्नमेंट ही तो रिस्पॉन्सिबल होगी, जो पावर में है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके एक्शंस के लिए, डिसीजंस के लिए, और ऑब्लिगेटेड होंगे टू आंसर फॉर देम टू पब्लिक एंड अदर स्टेक होल्डर्स। और कभी कुछ गड़बड़ी होती है तो ये लोग आंसर भी करेंगे उसके लिए, है ना। तो ये सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी के अंडर आती हैं। सो आई होप दोनों रोल आपको क्लियर है। नाउ यहाँ एक एग्जांपल दिया है, फिर तीसरा रोल यहाँ पे है यूज ऑफ मीडिया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं क्या लिखा है। बागेपल्ली इज अ स्मॉल टाउन नियर बेंगलुरु। बेंगलुरु के पास में एक गांव है। बहुत साल पहले सम गवर्नमेंट्स, मतलब कुछ सालों पहले some government officials thought बागेपल्ली would be better off with double roads and street light। इनको लगा वहां के ऑफिसर्स को कि वहां अगर डबल रोड्स बन जाए, स्ट्रीट लाइट्स लग जाए तो ये अच्छा होगा। वर्क was carried out in a very unprofessional manner। बहुत मतलब बेढंगे तरीके से काम को शुरू किया गया। मेकिंग ट्रैफिक मूवमेंट डिफिकल्ट, जिसकी वजह से ट्रैफिक सही से नहीं चल पा रहा था और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो लोकल सिटीजन ने, वहां के किसी नागरिक ने RTI फाइल की जानने के लिए कि फाइनेंसेस एलोकेटेड फॉर द वर्क, कि उस काम को करने के लिए कितने पैसे दिए गए, कितना पैसा अलॉट किया गया है। आर्म्ड विद दिस इंफॉर्मेशन अ ग्रुप ऑफ सिटीजन कन्फ्रंटेड द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स। उसके बाद जब ये इंफॉर्मेशन लोगों को मिल गई तो ये जो नागरिक है, सिटीजन है, उन जो भी लोगों उसमें इन्वॉल्व थे उस काम में, उस प्रोजेक्ट में, उनको कन्फ्रंट किया, उनसे क्वेश्चनिंग की। हु लेटर इंश्योर्ड दैट द रोड वर्क वाज कंप्लीटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द कंसर्न। उसके बाद जब क्वेश्चनिंग होने लगी, उनसे पूछताछ होने लगी, तो इन ऑफिशियल्स ने क्या किया, काम को कंप्लीट किया। किस तरीके से की, सेटिस्फाइड हो, सारी जो कंसर्न आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या फिर जो फाइनेंसेस लगे हैं लेकिन काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें अब अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी की। तो जब इंफॉर्मेशन होगा सिटीजन के पास तो वो एक्शन अच्छे से ले सकते हैं, राइट। तीसरा है यहाँ पर यूज द मीडिया। मीडिया का यूज हम कर सकते हैं। राइट इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अबाउट अ पर्टिकुलर इशू ऑन विच द गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन। आप लिख सकते हैं प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि पर्टिकुलर इशू के बारे में, कि जिसपे गवर्नमेंट एक्शन ले। मैनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया पे भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, एक्स फॉर्मली जिसे ट्विटर कहा जाता था, फेसबुक और इंस्टाग्राम टू शेयर योर कंसर्न एंड टैग द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफिशियल्स। यस, मीडिया में हम शेयर करते हैं तो ये चीजें इफेक्ट करती हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि 100 मीटर तक की जो पहाड़ियां हैं अरावली में, ऐसा माना जा रहा था कि वो माउंटेन की कैटेगरी में नहीं आएंगे और उनको तोड़ दिया जाएगा, तो इस पे अब रोक लग गई है। तो ये कैसे हुआ, ये इतना ज्यादा जो इशू को उठाया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसकी वजह से हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ एंगेज थ्रू अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकारी कामों से जुड़े हुए, उनसे आप जुड़ सकते हैं, जैसे NGO वगैरह होते हैं। इंडिया हैज थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन ग्रुप, बहुत सारे नागरिकों के ग्रुप्स बने हुए हैं इंडिया में, जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, जो इश्यूज पे वर्क करते हैं। जैसे कैसे इशू, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, लाइवलीहुड, विमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा।
वन कैन ज्वाइन एनी ऑफ दोज, हम ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और एक ऐसा ग्रुप बना भी सकते हैं टू पुश द गवर्नमेंट टू एड्रेस एन इशू यू केयर डीपली अबाउट। आप सुनते होंगे ना, विमेन फोरम्स है या महिला आयोग है, तो ये लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं, बच्चों के रिलेटेड आयोग हैं, तो ये सब पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं, तो आप इनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, डोंट मिस आउट, 1970 में केरला की गवर्नमेंट ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की बात पर विचार किया जा रहा था, ये केरला की गवर्नमेंट द्वारा, साइलेंट वैली में जो है, विच वुड हैव सबमर्ज्ड वास्ट ट्रैक ऑफ अनटच्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रॉयड देयर इमेंस बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग मच वाइल्ड लाइफ। सो इसमें क्या होता, बहुत सारा जो एरिया है, ग्रीन एरिया कवर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता। मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, NGO, इन्होंने पब्लिक के ओपिनियंस लिए कि कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है इस डैम का, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, तो क्या होगा। तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए, ज्वाइन बाय हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, राइटर्स, पब्लिक फिगर्स, टीचर्स एंड लोकल विलेजर्स, इतने सारे लोग मिल गए इस जो भी आंदोलन हुआ उसमें। इवेंचुअली 1983 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा इस एक्शन में जो सरकार लेने वाली थी वहां की स्टेट की, और उस प्रोजेक्ट को क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो लोगों की आवाज को सुना गया। 2 years लेटर 2 साल बाद, मतलब 1983 के बाद 2 साल बाद, साइलेंट वैली को क्या बना दिया गया, नेशनल पार्क बना दिया गया, इंश्योरिंग इज लास्टिंग प्रोटेक्शन, कि उसको अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाए इस कारण से। ठीक है, या आप साइलेंट वैली नेशनल पार्क का इमेज देख सकते हैं, क्रिएटेड आफ्टर द साइलेंट वैली मूवमेंट सक्सेसफुल कैंपेन। ये जो साइलेंट वैली का कैंपेन हुआ उसके बाद इसको बनाया गया। नेशनल पार्क वो होते हैं जिनको अलग से प्रोटेक्शन दी जाती है। 5वां आप क्या कर सकते हैं, राइट टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप लेटर लिख सकते हैं अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को, लोकल यानी जो आपके एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके ब्लॉक के ऑफिसर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं उनको, मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्रियंस हैं उनको आप लिख सकते हैं। सीकिंग एक्शन ऑन पर्टिकुलर इशू, कि आपके यहाँ रोड नहीं है या कचरा है, गंदगी है, कोई भी चीज है, तो आप लेटर लिखकर कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। नाउ 6 दिया हुआ है, वोट इन इलेक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, वंस यू आर ओल्ड इनफ टू वोट, जब आप 18 साल के हो जाएंगे, उससे बड़े हो जाएंगे, तो आप वोट दे सकते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि पार्टिसिपेट करें वोट में, जो लोकल लेवल के वोट होते हैं, स्टेट लेवल के, नेशनल इलेक्शंस जो होंगे, सभी वोट में पार्टिसिपेट करें, एंड देयर बाय हेल्प टू इंश्योर दैट द लीडर्स हु केयर मोस्ट अबाउट द इश्यूज यू केयर अबाउट एंड हैव द बेस्ट प्लान्स फॉर देम आर इलेक्टेड टू ऑफिस। कि जो लीडर सबसे ज्यादा कंसर्न हो आपके इश्यूज को लेकर, जो आप चाहते हैं कि काम हो, जो नेता उन्हीं कामों को करने के लिए तत्पर है कि हाँ चुना जाएगा तो काम करेगा, उसको आप वोट देके और गवर्नमेंट ऑफिसेज में ला सकते हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके उनको जितवा सकते हैं, वो ऑफिस में आएंगे, फिर वही काम करेंगे। तो अगर उन्होंने नहीं किया तो अगले इलेक्शन में उनको वोट मत करना, तो वो फिर से हार जाएंगे, तो आप किसी और को चुन सकते हो। तो ये वोटिंग की जो पावर है ये आपके हाथ में है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं जुडिशरी, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि हम पढ़ेंगे। जुडिशरी क्या काम करती है, वॉच डॉग का काम करती है, वो निगरानी रखती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उसको सरकार सही से फॉलो कर रही है कि नहीं। कोई लॉ बनाया, कोई कानून बनाया लेजिस्लेचर ने, तो उस लॉ के जो प्रोविजन है वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ऐसा तो नहीं संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारा वॉच करने का काम किसका होता है, जुडिशरी का, जो हमारे यहाँ पे कोर्ट सिस्टम है। जुडिशरी पार्ट है गवर्नमेंट की जो इंश्योर करती है कि लॉ को फॉलो किया जाए। कोई डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है, तो उसको सेटल करना, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, चेक करना कि जो लॉ बनाए हैं सरकार ने वो फेयर यानी अच्छे, सही और जस्ट यानी न्यायपूर्ण है कि नहीं। तो डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया की है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, गवर्नमेंट उसके डिसीजन में कंट्रोल नहीं ले सकती है ना। तो गवर्नमेंट, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन। इसकी वजह से ये हेल्प करता है कि जस्टिस फेयर और इक्वल तरीके से काम कर सके। क्यों, अगर जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होती तो सोचो, कई नेताओं को सजा सुनाई जाती है, कई नेताओं के ऊपर केस चलता है, तो आप सोच सकते हो जिसकी सरकार है वो तो उस जज को ही हटा देती ना, कि तुमने कैसे फैसला सुना दिया हमारे पर्सन के अगेंस्ट, है ना। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा गया है वही जुडिशरी, उसी के हिसाब से जुडिशरी चलती है। नाउ व्हाट डज जुडिशरी डू, जुडिशरी क्या काम करती है, तो अब ये ऊपर भी बहुत सारे रोल देखिए, उनको अच्छे से दिया हुआ है। सबसे पहले तो प्रोटेक्ट
करती है और डिफेंड करती है लॉज को, कानून को। ये मेक श्योर करती है कि लॉज जो है वो सही से फॉलो हो प्रॉपरली तरीके से। इंटरप्रेट करती है लॉ को, मतलब मान लो संविधान में कुछ लिखा है और उसका कुछ भी इंटरप्रिटेशन निकालना है, समझाना है कि इसका मतलब क्या है, तो जो कोर्ट बताएगी वही उसका मतलब होगा। ये नहीं कि मैंने पढ़ा उसको मैं अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसका मतलब बता दूंगी, नहीं। तो वो एक्सप्लेन करती है कि लॉ का मतलब क्या है। जब भी ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स वर्डिंग हो या पीपल डिसएग्री कर रहे हो, एक ही लाइन लिखी है उस पे वो कह रहे हो कि मैं तो कह रहा हूं ये है, कोई कहेगा मैं तो कह रहा हूं ये, तो जुडिशरी संविधान के हिसाब से बताएगी कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है या कोई तीसरा ही पॉइंट करेक्ट है, ठीक है। प्रोटेक्ट करती है राइट्स को यानी अधिकार को, और लिबर्टी ऑफ सिटीजन, लिबर्टी यानी छूट, आजादी नागरिकों की। ये प्रोटेक्ट करती है राइट्स एंड फ्रीडम गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान द्वारा लोगों को दी गई है। फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट अगर होते हैं, वायलेट होना मतलब कि कोई मान नहीं रहा, सरकार अगर फंडामेंटल हमारे मौलिक अधिकार है उसको छीन रही है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं वायलेशंस को। एड्रेस करना मतलब हम जो भी है हम उसके बदले में सुविधा मांग सकते हैं कि हम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। नाउ सेफगार्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है, इट एक्ट एज अ रेफरी। जैसे क्रिकेट में होता है ना, आउट देने के लिए एक पर्सन को रखा होता है बताने के लिए कि सही आउट है कि नहीं है ना। सो एक्ट एज अ रेफरी। कोर्ट क्या है, जस्टिस सिस्टम जो है, जुडिशरी जो है रेफरी की तरह काम करती है। अगर गवर्नमेंट कोई नियम ब्रेक कर रही है, कोई कानून तोड़ रही है, तो वहां पर सेफ गार्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रू जुडिशियल रिव्यू। आपने एक्शन ले लिया, हम जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं कि ये जो लॉ बना है ये सही है कि नहीं है, तो रिव्यू करना, दोबारा से उसको देखना कि सही है कि नहीं है। नाउ ये जुडिशरी क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हो। जुडिशरी नहीं रहेगी तो रूल ऑफ लॉ कौन प्रोटेक्ट करेगा। रूल ऑफ लॉ मतलब देखो, रूल ऑफ लॉ मतलब कि जो लॉ है उसका शासन है हमारे देश में, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। लॉ क्या कहता है, नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उसका शासन है, ठीक है। दैट इज द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट फॉलो द लॉ, इवन द गवर्नमेंट। सरकार भी जो लॉ बना रहे हैं ना, वो भी इससे बाहर नहीं है, वो भी लॉ के दायरे में ही रहकर लॉ बना सकते हैं। ऐसा नहीं कोई सरकार अभी जीत गई है तो कहेगी अरे अब कभी इलेक्शन ही नहीं होंगे। ये भी तो एक रूल बना सकती है ना सरकार कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, अब हम ही जीत गए, अब हम ही हमेशा शासन करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो फिर तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, है ना, डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। तो ये भी तो एक नियम ही है ना कि सरकार क्या क्या नियम बना सकती है, तो सरकार को भी नियम मानना पड़ता है। तो ये अगर सरकार कुछ गलत करी तो उसका चेक कौन करेगा, जुडिशियरी करेगी। तो इट कीप्स अ चेक ऑन अनफेयर एक्शंस, इंश्योर लॉज डोंट हार्म पीपल्स राइट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। अनफेयर कोई एक्शन है उसके ऊपर चेक रखना, कोई लॉ अगर लोगों को हार्म पहुंचा रहा है, लोगों के राइट्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे लॉज को खत्म करना, है ना, वॉइड डिक्लेयर कर देना। तो लॉज को इंश्योर करना कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, कोई कंफ्लिक्ट है, कोई मतभेद है तो उसको रिजॉल्व कराना, ये सब जुडिशरी का काम होता है। सो अगर कोई स्ट्रॉन्ग और फेयर जुडिशरी नहीं है तो डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके बारे में और ज्यादा आप ग्रेड 8 में पढ़ेंगे जुडिशरी इन इंडिया चैप्टर में। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। टीयर हायरार्की, जैसे आपने ब्यूरोक्रेसी में पढ़ा था, टॉप लेवल पे कोई होगा, इसके अंडर कोई और काम करेगा, फिर इनके अंडर भी कोई और काम करेगा, फिर इनके अंडर भी, तो ये हायरार्की है। ऐसे ही हमारे देश में जो सरकार है उसके भी टीयर्स होते हैं, यानी लेयर्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से हायरार्की होती है, ठीक है। लेट्स रिमेंबर दिस इमेज फ्रॉम ग्रेड 6। ये वाला इमेज आपने ग्रेड 6 में पढ़ा था, है ना। इसमें सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो नेशनल लेवल पे वर्क करती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है जो स्टेट लेवल पे वर्क करती है, और लोकल गवर्नमेंट है जो विलेज लेवल या टाउन में वर्क करती है। सो इट रिप्रेजेंट द 3-tier गवर्नमेंट इन इंडिया। व्हाई डू वी हैव दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये लेवल्स क्यों है इंडिया में। सो कैन वी हैव जस्ट वन लेवल टू फुलफिल ऑल द फंक्शन। क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सारे काम कर सकती है, तो ये यहाँ पर आगे दिया गया है। नहीं, इतने बड़े देश को एक गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती, इसीलिए उसको हमने छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा, स्टेट्स में बांटा। 28 स्टेट्स हैं, फिर स्टेट्स को भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा, डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा, डिस्ट्रिक्ट्स को भी गांव में बांटा, है ना। सो इंडिया की इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, वास्ट पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं। तो हमारा देश क्या, एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री मतलब कि उस कंट्री के छोटे छोटे हिस्से हैं जिसे हम स्टेट्स कहते हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, एंड अ सिंगल सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंडर बहुत सारे स्टेट के गवर्नमेंट हैं, एंड कैन नॉट मीट द नीड ऑफ ऑल द पीपल। तो जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ
अकेले काम करके लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। देयरफॉर गवर्नेंस इन अ कंट्री सच अ लार्ज कंट्री मस्ट बी डिसेंट्रलाइज एट मल्टीपल लेवल। सो ये सेंट्रलाइज करके मतलब एक जगह केंद्र में पावर को रख के इतने बड़े देश की सरकार नहीं चल सकती। इसीलिए सेंट्रलाइज का अपोजिट क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन नीडेड है इंडिया में। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दो लेवल थे गवर्नमेंट के, एक यूनियन गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल लेवल पे है पूरे देश के लिए, और एक स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे हर स्टेट का। ये वाला पार्ट नहीं था, ये 1993 में ऐड हुआ है, आगे दिया होगा हम रीड करेंगे। लोकल गवर्नमेंट जो है जैसे पंचायत हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज हो गए, वर नॉट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल एट दैट टाइम। ये लोग सेपरेट नहीं थे, ये स्टेट के अंडर ही थे। दे वर लिस्टेड अंडर स्टेट लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट में ही आते थे, विच मीन स्टेट गवर्नमेंट कुड डिसाइड हाउ दे वर्क। तो इसपे स्टेट गवर्नमेंट ही पहले डिसाइड करती थी कि कैसे वर्क करेंगे, है ना। डोंट मिस आउट। एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज स्टेट शेल take step to organize village panchayat and endue them with some such powers and authority or as may be necessary to enable them to function as units of self government। एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चैप्टर्स है, उसमें से एक है फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसे हम चैप्टर 3, जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं ना, यूनिट्स होती है उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं वैसे, तो ऐसे ही पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत कि एक स्टेट को कैसे पॉलिसी बनानी चाहिए, कैसे फंक्शन करना चाहिए। तो इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं, कुछ सिद्धांत बताए गए हैं कि इन चीजों को ध्यान में रखकर रूल रेगुलेशंस बनाने चाहिए। तो उसमें कहा गया है स्टेट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि विलेज पंचायत बनाए जाए, उन्हें पावर दी जाए, अथॉरिटी दी जाए, ताकि नेसेसरी सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो फंक्शन कर सके एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि हर गांव हर जो कस्बा है वो अपने एरिया को खुद से मैनेज कर सके। तो इससे क्या हुआ, इन अर्ली 1990s कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। ये जो डीपीएसपी था इसको लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए। अमेंड मतलब टू चेंज किया गया और पंचायती राज सिस्टम को लाया गया, पीआरएस, पंचायती राज सिस्टम, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज टाउन के लिए और सिटीज के लिए आए। टुगेदर दीज मेड लोकल गवर्नमेंट्स द थर्ड टीयर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब 3 टीयर्स हो गए, पहले पे सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे पे स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे पे लोकल गवर्नमेंट, द अदर 2 बीइंग द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और तीसरे पे कौन से आ गए, लोकल गवर्नमेंट। दिस वॉज डन टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट मतलब सबसे नीचे जो तबके के लोग हैं, जो नीचे सबसे नीचे बेसिक लेवल जो है हमारे गांव की, देश की यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट हम बोल सकते हैं गांव देहात जो है, उसके ऊपर भी अच्छे से डेमोक्रेसी जो है फंक्शन कर सके, गवर्नेंस अच्छे से हो सके। और इससे क्या हुआ, पंचायती राज सिस्टम आने से लोगों को एनेबल किया गया टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। अब लोग भी, पंच वगैरह चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, तो क्या करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं सरकार को चलाने में या शासन व्यवस्था को चलाने में। ओके, नाउ अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो अभी मैंने बताया पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अब जब हम पावर को नीचे की तरफ बांट रहे हैं मतलब डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। सेंट्रल में क्या होता है, एक जगह पावर केंद्र में है, अब विकेंद्रीयकरण मतलब पावर को अलग अलग जगह पे बांटा जा रहा है ताकि छोटे छोटे एरिया भी अच्छे से फंक्शन कर पाए। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है पावर और डिसीजन मेकिंग को स्प्रेड आउट किया जाए, मतलब बांटा जाए, है ना, सब जगह पर, और नॉट कंसंट्रेटेड इन जस्ट वन प्लेस, और सिर्फ एक जगह पर सीमित ना हो, और स्मॉल ग्रुप्स। लोकल प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व लोकली। जो लोकल एरिया की प्रॉब्लम है, अब मान लो केंद्र की सरकार है, तो अब यहाँ बैठे बैठे यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम कैसे सुनेंगे, है ना, इतना बड़ा देश है। तो बिगर इश्यूज कैन बी सॉल्व बाय हायर लेवल गवर्नमेंट। ये जो लेवल है ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को देख लेंगे, और जो छोटे लेवल्स की प्रॉब्लम है गांव की, किसी पर्टिकुलर एरिया की, उसको देखने के लिए ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर को डिसेंट्रलाइज करना, स्प्रेड आउट मतलब फैलाना बहुत जरूरी है, जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ थिंक अबाउट इट, इफ अ स्ट्रीट लैम्प इन योर नेबरहुड इज ब्रोकन, मान लो आपके गली में जो स्ट्रीट लैम्प होते हैं, रोड लाइट्स होते हैं, वो टूट गई है, हु वुड यू कॉन्टैक्ट टू फिक्स इट? किसके पास जाओगे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे क्या? यहाँ पर जाओगे, मोदी जी को कनेक्ट करोगे क्या आप रोड, वो लाइट को रिपेयर कराने के लिए? सो इफ विलेज रोड नीड्स टू बी रिपेयर्ड, वुड द लोकल पीपल रीच आउट टू सेंट्रल गवर्नमेंट? नो, हम लोकल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, हम म्यूनिसिपैलिटी से कनेक्ट करेंगे, राइट? सो
इसीलिए छोटे, नहीं तो सोचो अगर लोकल गवर्नमेंट नहीं होती तो एक लाइट को बदलवाने के लिए हमें कितना लंबा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो जाता है ना। अब आगे हम क्या जानने वाले हैं, व्हाट माइट बी रीजन दैट डिसीजंस रिगार्डिंग लोकल कंसर्न शुड बी टेकन लोकली टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अब क्या इसमें रीजन रहे होंगे, किस तरीके से हम लोकल जो कंसर्न है, जो पर्टिकुलर एरिया के कंसर्न है, उसको कैसे देखा जाए। तो जनरली डिसीजंस रिगार्डिंग लोकल मैटर, जैसे ये बिजली वाला हमने अभी देखा कि बिजली का लाइट अगर खराब है, खंभा खराब है, बिजली के खंभे पे अगर बल्ब खराब है तो क्या करेंगे, तो दैट आर टेकन एट द लेवल क्लोजेस्ट टू द पीपल। लोगों के सबसे पास कौन सा सरकारी ऑफिस है वो देखेगा। टास्क दैट कैन बी परफॉर्म लोकली शुड बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल, देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो जिनको हमने चुना है अपने आसपास के एरिया में, वो लोग हमारे काम को देखेंगे, लोकल म्यूनिसिपल बॉडी देखेगी, वही जल्दी से जल्दी इस काम को कर सकती है। ओके, बट इफ कंट्रीज डिफेंस इज एट स्टेक, लेकिन अगर मान लो कोई दूसरे देश ने हमारे देश पे अटैक कर दिया, तब फिर हम म्यूनिसिपैलिटी के पास थोड़ी जाएंगे, तो बड़ा काम हो गया ना, हमारी कंट्री के ऊपर खतरा है, तो फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। ओके, सो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मोर डेमोक्रेटिक, लोगों को और चांस मिलता है इन्वॉल्व होने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो उनके डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। बेटर नॉलेज, लोकल लीडर्स अच्छे से जानते हैं उनके एरिया की प्रॉब्लम्स को। अब दूर केंद्र में बैठा कोई व्यक्ति कैसे जानेगा हमारे गांव में, हमारे एरिया में क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या जरूरत है, हमारे क्या ट्रेडिशन है। तो लोग जो वहां के हैं वो अच्छे से जानते हैं एज कंपेयर टू डिस्टेंट ऑफिशियल्स, जो दूर के ऑफिसर्स वगैरह हैं। फिर स्ट्रॉन्गर लोकल गवर्नमेंट, जो आसपास की लोकल गवर्नमेंट है, पावर अब उनके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज कैन बिकम लाइवली प्लेस वेयर पीपल पार्टिसिपेट एक्टिवली, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और लीडर्स वर्क रिस्पॉन्सिबली, हम एक थोड़े थोड़े समय पर इनसे बैठक कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लोकल डिस्कशंस पॉसिबल होते हैं, लोकल इशू जो है, जैसे मान लो किसी एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, स्कूल की प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर डिस्कशन हो सकते हैं एंड सॉल्व बाय पीपल हु फेस देम एवरी डे, और उस एरिया के जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके द्वारा ये दूर किया जा सकता है। और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की बात करें, मोर अकाउंटेबिलिटी आती है, जैसे व्हेन लीडर आर क्लोजर टू पीपल, हम अपने एरिया के लीडर को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो उनको क्वेश्चन करना आसान रहता है, आंसर पूछना आसान रहता है। मेक श्योर दे डू देयर जॉब, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हो। ठीक है, नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ फैक्ट दिया है, महात्मा गांधी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे, किस चीज के, डिसेंट्रलाइजेशन के। उनको डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा उसमें विश्वास था, वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि लार्जली सेल्फ सफिशिएंट विलेज गवर्नमेंट कॉल्ड ग्राम स्वराज, वो ग्राम स्वराज के बहुत पक्ष में थे। वो कहते थे ग्राम स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होता है, उनका खुद का राज, गांव के लोग अपना राज्य खुद संभाले, अपनी चीजों को सेल्फ सफिशिएंट तरीके से मैनेज करें। उनका कहना था, माय आइडिया ऑफ विलेज स्वराज इज दैट अ कंप्लीट रिपब्लिक इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबर फॉर इट्स ओन वाइटल वांट्स, वाइटल मतलब जरूरी, एंड येट इंटरडिपेंडेंट फॉर मैनी अदर्स इन विच डिपेंडेंस इज अ नेसेसिटी। मतलब उनके हिसाब से ग्राम स्वराज क्या था कि ये इतने इंडिपेंडेंट हो कि अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके बिना किसी बाहरी लोगों पर निर्भर हुए, मतलब अपने पड़ोसी पर निर्भर हुए, और डिपेंडेंस भी हो। जब बड़े एक लेवल की बात करें, कंट्री की बात करें, तो ये जो ग्राम स्वराज है, एक गांव जो है वो अपने देश पर भी निर्भर हो, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों के नहीं, वाइटल जो वांट्स है, जो नीड है, उसके लिए नहीं। ठीक है, नाउ तो इससे क्या पता चला, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र की सरकार है, सबसे टॉप लेवल पे जो आते हैं हायरार्की में यहाँ पर, तो इनका काम क्या होता है, ये मैटर्स कौन कौन से देखते हैं जो पूरी कंट्री को इफेक्ट करे, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी, पैसे से रिलेटेड। नोटबंदी हुई तो नोटबंदी कौन सी सरकार करेगी, हर राज्य की सरकार तो करेगी नहीं, क्योंकि नोट तो पूरे कंट्री में एक ही चल रहे हैं, है ना। या कंकरेंट सब्जेक्ट, कंकरेंट क्या होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट भी देख सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, जैसे एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, तो इन सब पे काम कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देखती है नीड ऑफ पीपल इन ईच स्टेट, जैसे पुलिस, लैंड, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, कंकरेंट सब्जेक्ट है ना, दोनों में आता है। लोकल गवर्नमेंट तीसरे लेवल पे आती है, ये स्टेट और ये लोकल। विलेज, वर्क इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स, ये लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे लैंड, एग्रीकल्चर, वाटर, ड्रेनेज, स्ट्रीट लैम्प्स, पार्क्स, है ना। तो स्ट्रीट लैम्प खराब होगा तो हम किसके पास जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, है ना, यही दिया हुआ है। नाउ द वर्किंग ऑफ द 3 लेवल ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम जो 3 लेवल्स होते हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे,
करेंगे, इन इंडिया स्कूल्स आर नॉट मैनेज बाय सिंगल पर्सन और ऑफिस। स्कूल कोई एक व्यक्ति एक ऑफिस मैनेज नहीं करता है। लेट अस सी हाउ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट प्ले डिफरेंट येट इंटरकनेक्टेड रूल्स टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट देयर राइट टू एजुकेशन। कैसे सारे गवर्नमेंट मिलके एजुकेशन को लोग बच्चों तक पहुंचाते हैं, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले लॉ बनता है। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करती है? लॉ बनाती है। पार्लियामेंट फॉर द होल कंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ईच स्टेट। पार्लियामेंट बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है लॉ। स्टेट लेजिस्लेचर हर राज्य के लिए। आप देखते होंगे हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, गुजरात बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, है ना। और पूरे इंडिया में जो चलता है सीबीएसई वगैरह, तो केंद्र सरकार भी बनाती है, स्टेट भी बनाती है। मेक लॉज फॉर स्कूल्स एटसेट्रा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, अप्रूव बजट्स, इस तरीके के लॉ बनाते हैं ये लेजिस्लेचर बॉडी जो है। एग्जाम्पल जैसे एक लॉ यहाँ दिया है, हर स्कूल मस्ट हैव सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए स्कूल में। ये लॉ बना। अब एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? इस लॉ को पूरा करते हैं, है ना। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे? जो टेम्पररी है, मतलब परमानेंट नहीं है, वो क्या करेंगे? इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स एट यूनियंस एंड स्टेट लेवल्स। परमानेंट जो है एग्जीक्यूटिव, वो क्या करेंगे? ये नॉन इलेक्टेड है, ब्यूरोक्रेट्स है। ऑफिसर्स जैसे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर्स होंगे। ये इंश्योर करते हैं कि जो भी लॉ बने हैं, जैसे यहाँ पर ये लॉ बना कि सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए बॉय और गर्ल के लिए, तो ये लॉ फॉलो हो हर स्कूल में, है ना। हर स्कूल में सेपरेट टॉयलेट्स हो गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, एंड इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग। तो ये सारी चीजें फुलफिल कराना, इंप्लीमेंट कराना ब्यूरोक्रेट्स का काम होगा और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। नाउ अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे? गाइड करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, मेक रूल्स। और इनको पूरा करने के लिए एग्जाम्पल समग्र शिक्षा, पीएम पोषण योजना, बजट्स फॉर टीचर ट्रेनिंग, ये सारी चीजें के ऊपर पॉलिसी बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट, जुडिशरी क्या करेगी? कोर्ट्स जो है एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर, पीसीआर क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो इस तरीके से कोर्ट्स जो कमीशन वगैरह के थ्रू देखेगी कि काम सही से हुआ कि नहीं, प्रोटेक्ट करेगी राइट ऑफ चिल्ड्रन, टेक एक्शन इफ राइट्स आर डिनाइड। अगर ये जो राइट्स हैं कि सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, अगर ये डिनाई हो रहे हैं किसी स्कूल में, तो कोर्ट्स एक्शन ले सकती है। ओके, नाउ ये दिया हुआ है यहाँ पे, फुल फॉर्म दे दी है दोनों की, और सिंप्लीफाइड डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे रोल प्ले करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट की बॉडी एजुकेशन सिस्टम में। ओके, ये तो एक डिसीजन हुआ टॉयलेट बनाने का, बाकी बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। इट हैज बीन 75 years सिंस इंडिया बिकम रिपब्लिक। 75 years हो गए लगभग इंडिया जब से रिपब्लिक हुआ है। ड्यूरिंग दिस टाइम वी हैव हैड मेनी गवर्नमेंट एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। बहुत सारी सरकारें बनी, बहुत सारे पॉलिसी प्रोग्राम बने, डिजाइन किए गए, इंप्लीमेंट किए गए। हम बहुत दूर आ चुके हैं। जब से हम आजाद हुए, तब लिटरेसी रेट, जो लोग पढ़े लिखे बहुत कम थे, अब इंक्रीज हो रही है लिटरेसी रेट हमारे लोगों के लिए। रोड्स अच्छे बन रहे हैं, ट्रेन अच्छे बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे टेलीफोन, इंटरनेट की व्यवस्था बहुत इंप्रूव हो गई है। बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ हासिल करना है, जो एड्रेस करना होगा इंडिया के चैलेंजेस में। तो इसके ऊपर आपको क्लास में डिस्कशन करना है, 5 मेजर अचीवमेंट्स बताने अपनी कंट्री के। जो ऑर्डिनरी लोग हैं आपके विलेज में, टाउन में, सिटी में, उनकी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर रही है वो इंप्रूवमेंट्स, और विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेड दिस पॉसिबल एंड हाउ, और किस लेवल के गवर्नमेंट ने, लोकल, स्टेट या सेंट्रल लेवल, किसने वो एक्शन लिया। देन 5 प्रॉब्लम्स बतानी है ऑर्डिनरी लोग जो फेस कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब हमेशा करते रहते हैं, और कौन सी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी गवर्नमेंट उसको एड्रेस कर सकती है और कैसे एड्रेस कर सकती है। तो इसके ऊपर आप डिस्कशन करेंगे। हर एरिया का अपना अपना हो सकता है ना। तो इसके साथ हमने चैप्टर देख लिया है। अब समरी देख लेते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, द स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर डिफरेंट बट समटाइम्स टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली। दोनों अलग अलग है, लेकिन कभी कभी हम उनको मिक्स करके यूज कर देते हैं। स्टेट जो है बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें सिटीजन आते हैं कंट्री के, टेरिटरी आती है कंट्री की। सोवरेन मतलब होता है कि इंडिपेंडेंस, किसी पे हम डिपेंडेंट नहीं है लॉ बनाने के लिए, किसी के आउटसाइड कंट्रोल के बिना हम ये लॉ बना सकते हैं। इट हैज अ गवर्नमेंट दैट मेक्स इम्प्लीमेंट लॉज टू रन द कंट्री। गवर्नमेंट होती है जो लॉ बना के उसको पूरा करवाती है। देन रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें हेड ऑफ स्टेट को इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल, रेदर देन बीइंग अ किंग और क्वीन। किंग और क्वीन क्या करते हैं? पावर को इनहेरिट करते हैं, उनको वंश के हिसाब से पावर मिलती है। रिपब्लिक में पावर्स जो होती है स्टेट, हेड ऑफ स्टेट्स के पास लिमिटेड रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिटेड रहती है। ऐसे राजा रानी जैसे नहीं कि कोई भी पावर है, यहाँ पर लिमिटेड पावर होगी, जितना संविधान उनको देगा उतनी पावर रहेगी। 3 पिलर्स होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इन तीनों के बारे में, तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उनके
के बारे में हमने पढ़ा, यूनियन, सेंट्रल, स्टेट, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, मतलब देयर आर ऑल्सो ये लेवल्स भी हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्स द फंडामेंटल एंड बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का ये इंश्योर करते हैं दैट देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि एक दूसरे के काम पर ये लोग निगरानी रख सके। चेक एंड बैलेंस मतलब एक बैलेंस बन सके, और चेक कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी, ज्यादा पावर का मिसयूज ना कर सके। ये इंश्योर करता है संविधान कि तीनों लेवल जो है गवर्नमेंट के, तीनों मिलकर साथ में काम करे लोगों के लिए, विदाउट एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, एक जगह पावर को केंद्रित ना किया जाए। मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रोल इन डेमोक्रेसी, ये सिटीजन को इन्फॉर्म रखती है एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी मुद्दे को उठाने में, ऑल्सो वर्किंग विद द गवर्नमेंट टू सॉल्व देम। नाउ परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, पॉलिसीज डिवाइस करते हैं बाय द गवर्नमेंट। सो विद दिस वी आर डन विद द समरी। तो चैप्टर खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन आंसर्स और इस चैप्टर के जो एग्जाम नोट्स वगैरह जो है, समरी, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो है, वो एक पार्ट और आएगा, उसमें हम देख लेंगे। तो चैप्टर पूरा हो गया है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर बनाऊं, प्लीज लेट मी नो। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.